ये भारत है, बड़ा ही विचित्र स्थान है। यहां कभी योद्धाओं के शीश नवाते थे एवं ऋषि मुनियों के ब्रह्म ज्ञान को शाश्वत सत्य माना जाता था, परंतु आज स्थिति दूसरी है। आज तो इनका सम्मान छोड़िए, इन्हें दो मीठे बोल बोल दे वही पर्याप्त मानते हैं, क्योंकि यहां द्रोहियों को माला पहनाते हैं, उन्हें सत्ता में बिठाते हैं और जो भारत को तोड़ने की बातें करते हैं उन्हें वर्षों तक अनर्गल प्रलाप करने एवं विष उगलने के लिए सार्वजनिक मंच तक ससम्मान प्रदान किया जाता है। चाहिए तो करुणानिधि के संतानों से पूछ ले। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे एक पार्टी ने भारत में अलगाववाद की विषबेल को ऐसे बढ़ावा दिया जिसके लिए कैसी भी निंदा, कोई भी अपशब्द सदैव अपर्याप्त होगा। ये कथा है उस द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की जिसके विषैले राजनीति के कारण आज भी संपूर्ण भारत एक नहीं हो पाया है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 17 सितंबर ये देश के इतिहास एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन विश्वकर्मा पूजा होती है, जहां सृष्टि के अभियंता विश्वकर्मा जी की पूजा करी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे देश के प्रभावशाली नेताओं में से एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। परंतु इसी दिन एक निकृष्ट, निर्लज्ज और घटिया राजनीतिक पार्टी की स्थापना भी हुई थी, जो आज भी भारत के राजनीति पर कलंक समान है। इस पार्टी का नाम है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। और संयोग तो देखिए, यह उसी दिन स्थापित हुई जिस दिन भारत के सबसे बड़े कलंक में से एक एरोड़ वेंकट नायकर रामासामी पेरियार ने इस धरती पर जन्म लिया था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत और भारतीय संस्कृति, विशेषकर सनातन धर्म से अपनी घृणा में पेरियार ने तमिलनाडु को कैसे नर्क में परिवर्तित किया। परंतु क्या आपको पता है कि इस पार्टी की कैसे स्थापना हुई थी? 17 सितंबर 1949 ये वो दिन था जब द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना हुई थी। कहने को तमिल नेता CN अन्नादुरई ने इस पार्टी की स्थापना अपने आराध्य पेरियार के दूसरे विवाह से रुष्ट होकर की थी, परंतु उसके बारे में चर्चा फिर कभी। परंतु पेरियार के जस्टिस पार्टी और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम में उतना ही अंतर था जितना ख्वाजा सलीमुल्लाह के मुस्लिम लीग और जिन्ना के मुस्लिम लीग में था। वैसे मुस्लिम लीग से याद आया, जो DMK के वंशज दक्षिण पंथियों और भारतीयों को यह कहकर अपमानित करते हैं कि सावरकर ने तो अंग्रेजों से माफी मांगी थी, सरदार पटेल ने इस देश को दिया ही क्या है, इनके आराध्य कौन से बड़े देशभक्त थे। जब संसार आर्थिक मंदी से जूझ रहा था तो सोचिए पेरियार रामास्वामी क्या कर रहे थे। सोचिए महोदय सोवियत रूस की यात्रा पे निकल पड़े थे, क्रांति के लिए नहीं, ऐश करने। तत्पश्चात इन्होंने जस्टिस पार्टी का नेतृत्व संभाला था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था ब्राह्मणों का विरोध करना। यह तो कुछ भी नहीं, वीर सावरकर तो फर्जी बदनाम किए गए हैं। विभाजन के सर्वप्रथम समर्थकों में से एक तो हमारे पेरियार अन्ना थे। जिस व्यक्ति को वास्तव में देश निकाला देना चाहिए, उसे तो न केवल सम्मानित किया जाता है, अपितु आज भी सामाजिक एकता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। 1940 के दशक में इसी पेरियार रामासामी ने एक अलग पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग के दावे का समर्थन किया और बदले में इसके समर्थन की अपेक्षा की। मुस्लिम लीग के मुख्य नेता जिन्ना ने मद्रास के गवर्नर के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि भारत को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए: द्रविड़स्तान, हिंदुस्तान, बंगिस्तान और पाकिस्तान। और द्रविड़स्तान लगभग मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिन्ना ने तब कहा था, मेरे पास हर प्रकार की सहानुभूति है और सभी मदद करने के लिए हम करेंगे, और आप द्रविड़स्तान की स्थापना करेंगे जहां 7% मुस्लिम आबादी अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी और आपके साथ सुरक्षा, न्याय और निष्पक्षता की तर्ज पर रहेगी। 1937 में राजा जी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा तमिलनाडु में हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का पेरियार ने काफी विरोध किया था और वे कथित तौर पर काफी लोकप्रिय हुए थे। उन्होंने अपने आप को सत्ता की राजनीति से अलग रखा और आजीवन दलितों तथा स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयास किया। सुधार क्या किया था? असल में तमिलनाडु से
हिंदी विरोध और धर्मांतरण की जो विषबेल फैली उसने शने शने संपूर्ण दक्षिण भारत को घेर लिया। ये तो कुछ भी नहीं, जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ तो इसी डीएमके ने प्रारंभ में हिंदी विरोध के नाम पर चीन को समर्थन देने तक का दुस्साहस किया था। वो अलग बात थी कि बाद में बढ़ते विरोध के कारण चुपके से 1963 में पाला बदल लिया। डीएमके की विचारधारा कितनी विषैली है इसका परिचय हमारे तलाइवा यानी रजनीकांत से बेहतर कोई नहीं दे सकता। 2020 के प्रारंभ में रजनीकांत ने हिंदू विरोधी अलगाववादी पेरियार की धज्जियां उड़ाते हुए कहा था, 1971 में सेलेम में पेरियार ने एक रैली निकाली थी जिसमें उसने न केवल भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता के मूर्तियों के वस्त्र उतारे अपितु उन्हें चप्पलों की मालाएं पहनाई, परंतु किसी भी अहम अखबार ने उसे प्रकाशित नहीं किया। इस बयान के कारण पेरियार के अंध समर्थकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने रजनीकांत के घर का घेराव करने की ठान ली। उन्होंने रजनीकांत से अविलंब पेरियार के विषय में क्षमा मांगने को कहा, लेकिन रजनीकांत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्होंने पेरियार के चाटुकारों को ठेंगा दिखाते हुए कहा, 1971 में क्या हुआ, उस पर मैंने क्या बोला, इस पर वाद विवाद चल रहा है। मैंने कुछ बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा। लोग भले आपको भ्रमित करने का प्रयास करें, पर मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। मैं इसके लिए तो माफी नहीं मांगूंगा। मेरे पास मैगजीन भी है जिससे सिद्ध हो जाएगा कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो सब सत्य है। मैं वही बोल रहा हूं जो मैंने देखा। ऐसे में आज डीएमके तमिलनाडु के साथ साथ भारत के लिए भी शर्म का विषय बन चुका है। पीएफआई की भांति इस समस्या का भी समूल विनाश करना ही होगा, अन्यथा जो विषबेल ये फैला रही है उसे नष्ट करने में आने वाली पीढ़ियों की कमर टूट जाएगी।